साइबर सिटी गुड़गांव है, वहीं दूसरी ओर गढ़ी है जहां बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस हालात में रहते हैं। मैं निशा वसीस पेश करते हैं एक रिपोर्ट आरबीएम न्यूज़ की तरफ से। एक तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम का नज़ारा है तो दूसरी तरफ गुरुग्राम शहर से ही सटा गढ़ी हरसरू है। दोनों को सुविधाओं लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। गुरुग्राम का मुख्य शहर चूँकि डीएलएफ हुड्डा के द्वारा नियोजित तरीके से बसाया गया है, वहीं गढ़ी अनियोजित तरीके से बसा हुआ इलाका है। जानकारों के अनुसार यहाँ करीब 32 कच्ची कॉलोनियाँ बसी हुई है जहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। गढ़ी हरसरू में रेलवे स्टेशन भी है, परंतु यहाँ बहुत कम एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता है। गुरुग्राम में जहाँ 60,000 प्रति वर्ग गज के नीचे आपको कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, वहीं गढ़ी में 10,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से ज़मीनें उपलब्ध हैं। यही वजह है कि कम पैसा कमाने वाला एक आम आदमी जो गुरुग्राम में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, गढ़ी की ओर रुख करते हैं। परंतु इन दिनों गढ़ी में रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, चूँकि गढ़ी मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक है, इसलिए यहाँ की कच्ची कॉलोनियों में मानेसर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। वहीं पूर्वांचल क्षेत्र के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। रामचंद्र वशिष्ठ, पूर्व सरपंच साड़राना। यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, नहीं तो यहाँ खेल का स्टेडियम है बच्चों के लिए, सबसे पुराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ कॉलेज होना चाहिए था आज, जो कि कॉलेज नहीं है। इसके आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी अब रहने लगी, कॉलोनियाँ भी बस गई है। कितनी कॉलोनियाँ हैं? कम से कम 25-30 कॉलोनियाँ हैं। तो साड़राना और गढ़ी में कम से कम 50,000 लोग रहते हैं, लेकिन एक भी बस नहीं आती गुड़गांव से। कितने शर्म की बात है कि गुड़गांव के बिल्कुल टच में होने के बाद भी यहाँ बस सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा लोगों को अगर लोग जाएंगे या तो अपनी मोटरसाइकिल पे जाएंगे या अपने साधन से जाएंगे। अपने साधन से गरीब आदमी के पास साधन नहीं है तो वो कैसे गुड़गांव जाएगा, कैसे शहर में जाएगा। सरकार बताती है कि अवैध कॉलोनियाँ बसी हुई, अभी कोई नया मकान बनाता है उसको तोड़ दिया जाता है। ये अवैध कॉलोनियाँ नहीं है, ये कॉलोनियाँ 20-20, 25-25 साल से बस चुकी है और पूरी कॉलोनी डेवलप हो चुकी है। अभी क्यों नहीं? इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार ने पहले डेवलप क्यों होने दिया। अब इन कॉलोनी को हाथ लगाना सरकार के लिए बेईमानी होगी और हम सब इसके खिलाफ हैं। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि नेता रेगुलर कॉलोनी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी प्रयास जारी है। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा सुनने में आया कि कुछ ये जो कॉलोनियाँ हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इनमें विकास के द्वार भी खुलेंगे। तो ऐसा सीएम की तरफ से ऐसा संदेश आया है। यहाँ जमीन का रेट 10,000 से लेके 20, 22, 25,000 रुपये तक है। जी जी। जैसी जैसी लोकेशन है उसके हिसाब से है। तो आप मजदूर को क्या संदेश देना चाहता है कि अगर वो आना चाहता तो आए? मैं कह रहा हूँ आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि इन लोगों के आने से हमारा इलाका काफ़ी आगे बढ़ रहा है। यहाँ विकास के डेवलपमेंट बढ़ रहा है, दुकानें बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है और लोग एक दूसरे से अगर ऐसे मिलकर चलते रहे तो काफ़ी बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को, सरकार को सुविधा देनी पड़ेगी। यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम के साथ साथ यहाँ पुलिस प्रशासन वो सहयोग करे। यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या है आज वो यहाँ नशा बिकता है, शराब बिकती है, गांजा बिकता है, सभी तरह के नशे बिक रहे हैं जो कि हमारे युवाओं के लिए आने वाला भविष्य खराब होने का पूरा वो है। यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो खेती करते हैं, किसान लोग हैं, तो बाहर से पब्लिक यहाँ आके बस रही है तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? उन किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, उनकी ज़मीन की पहले कीमत बहुत कम थी। इन लोगों के आने से ज़मीन की कीमत उनको कई गुना, 5-10 गुना ज़्यादा मिली है और मिल रही है, जिससे उन लोगों का भी जो है फायदा हो रहा है। तो बिल्डर यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्डर यहाँ इसलिए नहीं आ सकते कि यहाँ सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी नज़दीक है। अच्छा। और लोकेशन के हिसाब से यहाँ वो मतलब नहीं बना सकते बिल्डिंग। मैं दिलीप कुमार सिंह। क्यों बसे यहाँ लोग? मेरा जो अनुभव है, मैं गुड़गांव भी रहा हूँ और पीछे 5 साल से यहाँ पे हूँ। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध, इतना सही है कि आज के डेट में जो अगर 2 साल रह गया तो गुड़गांव जाना ही नहीं चाहता है। और यहाँ का पानी इतना मीठा है कि पूछो मत, ना आरओ को लगाने की ज़रूरत है ना कुछ किसी चीज़ की। मेन थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है हम लोगों का कि जो आवश्यकताएं हैं पानी की निकासी, गंदे पानी रास्ते में भरे रहते हैं, उसकी निकासी का कोई प्रोविज़न नहीं है। न गढ़ी में है न साड़राना के। हम लोग गढ़ी साड़राना कॉलोनियों से बिलोंग करते हैं। किसी भी कॉलोनी में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है। और बाकी जो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आजकल जो तोड़ फोड़ हो रही है
उसके लिए मैं बता दूं कि पिछले हरियाणा सरकार ने ये प्रावधान निकाल रखा है कि अस्थायी कॉलोनियों में भी डेवलप किया जाएगा। उसके लिए वो सरकार ने लिस्ट मांगा था अपने कॉलोनियों का डिटेल जमा करने के लिए। हमारे के कुछ जो कॉलोनियाँ हैं उन्होंने अपने नक्शे और डिटेल्स जमा कर दिए हैं और उसके पासिंग के लिए भी जाने वाला है। बाकी इसमें तो सरकार काम कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि के तरफ से थोड़ा लापरवाही बरती जा रही है, उसके ऊपर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बोला जाता है कि यहाँ बाहर के लोग बस खासकर पूर्वांचल के बड़ी संख्या में लोग हैं, तो जनप्रतिनिधि एक वोट बैंक की तरह यहाँ के लोगों को इस्तेमाल, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ये तो सच्चाई है। यही नहीं, हर जगह के जो हम कॉलोनी वाले बाहरी लोगों को वोट के ऊपर ही काम करते हैं, वो वोट चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। ये तो 100% सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को कि अगर हमारे घर में या हमारे परिवार में किसी भी दिक्कत होती है तो यहाँ के लोग, एक दो को तो अपवाद हो जाते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी होंगे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टर हैं हम लोगों के। इसके लिए हम पूरे ग्रामवासियों को, जो यहाँ के निवासी हैं पहले से है, जो भी है यहाँ के, उनको लोग बहुत धन्यवाद, हम समस्त कॉलोनी वासी धन्यवाद करते हैं। उनके तरफ से हमारे पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा सहयोग रहता है? प्रशासन की मैं बात बताऊं, प्रशासन तो पीछे भी सपोर्ट करती रही, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसी इस तरह घटना हुई है। अभी हमारे शिवा इनक्लेव पार्ट 2 में घटना हुई। लोग बताते हैं कि करीबन 3-4 साल पहले से कंप्लेन करते हुए आए कि यहाँ पे गांजा, भांग या सब दारू बिकता है, लेकिन प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा है कि कुछ दिन पहले अभी एक लड़के को किडनैप करके उसको मार दिया गया। और इसके ऊपर सब लोग कॉलोनी वाले कोशिश कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको, जो मर्डर किए थे वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जिसके कारण से ये सब हुआ है उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए सब कॉलोनी वाले मिल करके प्रेशर कर रहे हैं और उसके परिवार को हमारे एक पार्ट 2 के जहाँ पे हुआ था वहाँ के RWA की टीम ने पूरे कुछ पैसे इकट्ठा करके उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में जो पैसे कमी थी उसका भी सहयोग किए। बाकी आगे करते रहेंगे परिवार को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आगे 2-4 साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी समस्या आएगी। हम लोगों ने 50 गज 100 गज में मकान बनाए हुए हैं और 5-6 साल बाद बच्चों की शादियां भी यहीं से करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर गांव देहात से आते हैं कोई 2-4-10 आदमी घर परिवार का, उनको ठहरने के लिए यहाँ ना कोई लॉज है ना कोई होटल है, उसको देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा हम लोग 200 गज 500 गज जो भी हो, अगर सरकार के तरफ से सुविधा मिल जाए, पंचायत की तरफ से मिल जाए, उसमें एक भवन बनाएं जिसमें इस तरह की सुविधाएं हों। और इसको लेकर के हमने पीछे काफ़ी 2-3 महीने पहले विधायक राकेश भाई से भी मिले थे और उन्होंने एक CSR फंड की बात की थी और उनका सपोर्ट आया था। उन्होंने खुद बोला था कि हम आपके यहाँ कॉलोनी में जो भी 2-3 झोड़ थे वहाँ पे सुंदरीकरण, वहाँ पे कुछ जगह मिल जाए, उसके लिए इस CSR फंड के लिए कंपनियों से बात करने के लिए बात की थी और वो बोले थे कि मैं उसके माध्यम करवाऊँगा। फिर भी लेकिन उसके बाद कोरोना ऐसा आया कि फिर मुलाकात हो नहीं पाई, ना हम लोग आगे बात बढ़ा पाए। और उसको देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे ज़रूर, अगर इंडिविजुअली अगर किसी के माध्यम से किसी कंपनी से टाई अप हो जाती है। इसमें हमारा एक जो पूर्व अध्यक्ष अविनाश है, उसने अपनी कंपनी से बात किया था CSR फंड के लिए, जो कॉलोनी में कुछ भी इस तरह का निर्माण के लिए सहायक साबित हो सकता है, उसके लिए बातचीत चल रही है। मैं विजय कुमार तिवारी, जन कल्याण एवं विकास मंच महासचिव पद पे हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गढ़ी हरसरू की एरिया काफ़ी बहुत बड़ी है। गढ़ी हरसरू साधारणा का क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है और करीब छोटी बड़ी मिला के 30-32 कॉलोनियाँ हैं, लेकिन यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे क्या सुविधा? जैसे पानी की निकासी का हुआ, वाटर सप्लाई का हुआ। वाटर सप्लाई गांव में है लेकिन कॉलोनी में है नहीं है। रास्ते अभी बने नहीं हैं, रास्तों की भी है। कनेक्टिविटी नहीं है, हमारा ज़िले गुड़गांव से भी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो कनेक्टिविटी नहीं है। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल। किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो रात को गुड़गांव ही जाएगा, उसके आगे कोई
यहाँ पे सुविधा नहीं है। जाने के लिए न बस सुविधा, ऑटो की भी सुविधा नहीं, बस की सुविधा नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहने का हाँ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, गुड़गांव जो रेलवे स्टेशन है आपका गढ़ी हसरू, जी, गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन है। इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती थी, लेकिन कोविड के कारण उसमें भी आजकल लोगों को दिक्कत आ रही है। पैसेंजर ट्रेन बंद है, मेल 1-2 चल रही हैं, लेकिन उसकी एक्सप्रेस के ठहराव है यहाँ? हाँ है, लेकिन उसमें भी 1-2 का है, उसमें भी सब लोग अलाउ नहीं है, जा नहीं सकते, दिक्कतें आ रही हैं। मैं यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से मांग कि हमारे यहाँ गढ़ी हरसरू के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, बस की सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। अधिकतर किस तरह के लोग हैं यहाँ जो गढ़ी हसरू में आप लोग रह रहे हैं? गढ़ी हरसरू में हर तबके के लोग हैं। अच्छा। हर तबके देखिए, गुड़गांव में हाँ कामकाजी लोग हैं। इंडस्ट्रियल एरिया मानेसर है, नज़दीक है। लगभग 50% लोग जो है मानेसर जाते हैं जॉब करने के लिए, 50% लोग गुड़गांव जाते हैं। बहुत कोई ना कोई, चाहे बिजनेस से लगा हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्री से लगा हुआ है, जॉब करता है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं व्यवसाय में, बिजनेस में लगा हुआ है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो, सब चीज़ लगे हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन वो मेरी जन्मभूमि है। अब तो कर्मभूमि मेरी हरियाणा हो गई है। गुड़गांव में लास्ट 16 साल से रह रहा हूँ। गढ़ी हरसरू में 7 साल हो गया, विजय कॉलोनी में रहता हूँ। और यहाँ के लोग जो है काफ़ी कोऑपरेट हैं, सब लोग हर तरह की मदद करते हैं। हमारे परवीन जी हैं जिन्होंने कॉलोनी काटा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉलोनी में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, हमेशा साथ में खड़े रहते हैं सब लोग। मेरा नाम है विनाश कुमार और तकरीबन 2011 से मैं साढ़राना पंचायत में रहता हूं। और पहल तो हमारे जब से ही थी कि समाज को जोड़ के चलना है। उसके उपरांत बोला कि ये पहल हमारी छोटी थी। हम एक दुर्गा पूजा 2011 से ही यहाँ पे कर रहे थे, और उसके बाद इसमें हमारे जन कल्याण एवं विकास मंच के संस्थापक दिलीप सिंह जी, उमा शंकर जी, विजय तिवारी जी, ये सब हमसे मिले तो बोले कि इस पहल को सामाजिक में भी योगदान मिले हम सब से। और हम सब ने अपने जेब के खर्चे से बचत करके लोगों का सहयोग किया। और हमारे यहाँ, हम पीछे बिहार से हैं, हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक होता है छठ पूजा, जो कि हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ये बहुत बड़ा पर्व है बिहार का। तो उस सांस्कृतिक में हमारे यहाँ कॉलोनी में छोटे छोटे लोग गड्ढा खोद के ऐसे करते थे, तो हम उसको विस्तार में लाए। हम उस छठ घाट को भव्य प्रोग्राम, जो कि हम शिव मंदिर ढानी में पक्का घाट बनवाए प्रॉपर, और बढ़ती के लिए हम हर सुख सुविधा का जो भी हम सबसे इंतजाम हो। मैं उमा शंकर ठाकुर, जन कल्याण विकास मंच के पूर्व महासचिव और अभी RWA का महासचिव हूँ। जैसा कि जन कल्याण विकास मंच पिछले 5 साल से गरीबों के लिए काम करते आई है। कॉलोनियों में जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे कि किसी गरीब की शादी हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी बच्चे की पढ़ाई रुक रही हो, या कॉलोनी में जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना हो या नाली की सफाई करनी हो, तो हम लोग कराते आ रहे हैं, है कि नहीं। आज पौधारोपण का कार्यक्रम था। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ पे दुर्गा पूजा और छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। चूँकि सरकार की तरफ से अभी कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। हम जितने भी भाई हैं यहाँ पे अपने जन कल्याण विकास मंच के, और यहाँ के जो सरपंच जी हैं और जो भी मेंबर हैं, जो एक्टिव पर्सन हैं, उनके सपोर्ट से हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। और काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते भी हैं यहाँ पे। 5-6 जगह हम लोग पूजा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, पूरी सुविधा देते हैं पब्लिक को, और कोई उसका हम लोग चार्ज भी नहीं लेते हैं, हम अपने तरफ से करते हैं। तो वो अभी कंटिन्यू रहेगा हम लोग का, उसमें कोई अच्छी दिक्कत नहीं है अभी। सरकार से अगर कुछ सपोर्ट मिल सकती है, जैसे कि घाट का निर्माण हो, या यहाँ पे कुछ अगर पूर्वांचल के लिए कुछ यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर या भवन बना दे, तो हम लोग का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा सरकार की तरफ से। चंद्रेश्वर तिवारी, जन कल्याण विकास मंच का उपाध्यक्ष। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कानून व्यवस्था टाइट किया जाए, कि बहुत कानून व्यवस्था ढीला है, जिस वजह से एक बंदे को घर पे आके रात को और 4-4 बंदे उठा कर ले जाते हैं और अपहरण करते हैं, और उसको फिर मार के फेंक दिया जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था हमारे सही नहीं है। गुड़गांव से RBM न्यूज़ के लिए मैं सुरेंद्र प्रताप। नमस्कार, फिर मिलेंगे। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving news for
एंड इट इज़ RBM न्यूज़ यू आर वॉचिंग। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट।